हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हमारी कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी बुक से हमारा अध्याय 13 और जिसकी करने वाले हम प्रश्नावली 13.2। जी हां, हम लोग 13.2 आज करने वाले हैं और इसकी हमने प्रश्नावली 13.1 भी खत्म कर लिए, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। और उसके बाद जो दो क्वेश्चन है आज हम 13.2 में उनको हम लोग देखेंगे कि उनका करने का तरीका क्या है और कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें हम लोग कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करिए स्टार्ट करते हैं अपना अगली प्रश्नावली 13.2। देखिए, यहां पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 13.2 प्रश्नावली के अंदर है क्या। देखिए, इसके अंदर जो है वो हम लोग करेंगे प्रतिलोम समानुपात। अब ये प्रतिलोम समानुपात होता क्या है, छोटा सा मैं एक आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। वैसे तो मैंने इसके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो तो बनाया ही है और मैं जानता हूं वो आपने जरूर देखा भी होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखा गया क्योंकि उसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं चैप्टर के अंदर, जो कुछ भी हम करने वाले रहते हैं ना, वो सारी चीजें हम लोग उसके अंदर बता देते हैं। तो बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी 13.2 के अंदर है क्या वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 13.2 प्रश्नावली जो है उसके अंदर हमें करना क्या है। हमें जैसे मान के चलिए ए व्युत्क्रमानुपाती है बी, ए अगर व्युत्क्रमानुपाती है बी के, व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसका मतलब यह है कि अगर ए का मान बढ़ता है ना, तो बी का मान कम होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बढ़ेगा तो बी कम होगा। तो यहां पर कोई भी काम अगर हम करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे मान के चलिए आपके घर में कोई काम हो रहा है और आपके घर में आप काम करने के लिए 4 मजदूर लेकर आए हो। कितने मजदूर लेकर आए हो? 4 मजदूर। ठीक है। अब आपने बोला उन मजदूरों से कि भाई तुम काम कितने दिन में करोगे? वो बोलेंगे साहब हम लोग 10 दिन में अपना काम पूरा करेंगे। ठीक है भाई, लेकिन आपने बोला कि 10 दिन में तो भाई बहुत ज्यादा दिन हो जाएंगे, तो आप क्या करें? अब आप एक काम करिए, अगर आपको काम करवाना है ना जल्दी, तो आप एक काम करिए, मजदूरों की संख्या बढ़ा लीजिए। मतलब आप 10 मजदूर कर लीजिए ताकि आपका वही काम 5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो देखो, मैं यहां बढ़ा रहा हूं तो यहां कम हो रहा है। आई बात समझ में? तो यहां बढ़ाया, यहां कम हुआ। तो यह होता है हमारा जो होता है प्रतिलोम समानुपात। मतलब अगर एक को बढ़ाऊंगा तो दूसरा कम होगा। तो बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है। तो बस अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे। हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको करेंगे, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले कैसे चालू करते हैं, अपने उदाहरण से। तो बस देरी किस बात की, चालू करें। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहां पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है, वो क्या दिया हुआ है कि एक टंकी को 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइप की आवश्यकता होती है। यदि उस प्रकार के केवल 5 पाइपों का ही उपयोग किया जाए तो वह टंकी कितने समय में भरेगी? देखिए, यह मान के चलिए ये टंकी है ना। अब इस टंकी को भरने के लिए कितने पाइप लगे हैं भाई? 6 पाइप लगे हैं। चलिए भाई, मैं यहां पे 6 पाइप बना देता हूं। तो एक ये रहे, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, और ये 6 पाइप लगे हुए हैं इस टंकी को भरने के लिए। ठीक है। अब ये टंकी जो भरा रही है, वो टंकी भरने में लग रहे हैं कितने? 1 घंटे 20 मिनट का टाइम। ठीक है, 1 घंटे 20 मिनट का टाइम इस टंकी को भरने में लग रहा है। अब मान के चलिए मेरे से बोला जाता है कि भाई 5 पाइप, मतलब इसमें से अगर मैं 1 पाइप कम कर देता हूं तो भाई जब 6 पाइप लगने पर ये जो टंकी है वो 1 घंटा 20 मिनट में अगर भर रही है, तो अगर 5 पाइप अगर मैं कर दूंगा तो टंकी तो और देर में भरेगी ना। लॉजिक समझ में आया? देखो, अब यहां पर टाइमिंग बढ़ जाएगी ना। देखो, लॉजिक समझना, क्वेश्चन में हमको लॉजिक पकड़ना है। 6 घंटे 6 पाइप में इसको कितना टाइम लग रहा है? 6 पाइप में इसको लग रहा है 1 घंटे 20 मिनट का टाइम। ठीक है, तो 5 पाइप में कितना लगेगा? पाइप कम कर दिए तो टंकी का भराने का समय तो ज्यादा हो जाएगा ना। बिल्कुल हो जाएगा भाई। 1 घंटा तो भी 1 घंटा 20 मिनट से तो ऊपर ही लगेगा। हो सकता है 3 घंटे लग जाए, हो सकता है 3 घंटे या 3.5 घंटे लग जाए। तो यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का, हमें वही पकड़ना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात क्या करेंगे, हम लोग क्या दिया है, तो वह टंकी कितने समय में भरेगी? हम लिखेंगे हल माना टंकी को भरने में, माना
टंकी को भरने में, माना टंकी को भरने में x समय लगेगा, x समय लगेगा। चलिए ठीक है, ये मैंने टंकी को भरने का समय ले लिया। अब उसके बाद यहां पर मुझे एक क्या बनाना पड़ेगा, यहां पर मुझे एक मतलब जैसा कि हमने अपने पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था, उसको सेट करने के लिए एक छोटी सारणी बनाना पड़ती है। ठीक है, ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है। तो हम लिखेंगे यहां पर पाइप या पाइपों की संख्या, पाइपों की संख्या, पाइपों की संख्या बटे, है ना, भरने में लगा समय, या टंकी को भरने में लगा समय, टंकी को भरने में लगा समय। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हमने ये बना लिया। अब क्या करेंगे, अब जो दो चीजें बोली हैं वो हम यहां पर लिख देंगे। चलिए देखिए क्या है, 6 पाइप लग रहे हैं, है ना, 6 पाइप लग रहे हैं। तो टंकी 1 घंटा 20 मिनट। तो देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 और 20 मिनट, तो कितने हो गए टोटल, 80 मिनट। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहां पर 80। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, अब बोला है कि भाई 5 अगर पाइप कर देता हूं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यहां मैंने x कर लिया। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, क्योंकि ये कौन सा अनुपात है, ये हमारा प्रतिलोम समानुपात है। तो चलिए ये हो जाएगा 6 × 80 बराबर 5 × x। तो 5 नीचे आ जाएगा, तो 6 × 80 बटा 5 बराबर x। तो चलिए 80 को हम डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो देखिए 80 और ये 5, तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ठीक है 16। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x बराबर 16 छक्का 96, तो 96 मिनट कितने हो गए, 96 मिनट, जिसको अगर हम घंटे में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 60 + 30 + 6, 6 और 3 9 और 6, मतलब कितना हो जाएगा, 1 घंटा 36 मिनट, है ना, 1 घंटा 36 मिनट। हमारे इसमें कितने लग रहे थे, इसमें हमें लग रहे थे 1 घंटा 20 मिनट, लेकिन अगर हमने एक पाइप हटा दिया तो टाइमिंग बढ़ गया, तो कितना हो गया, 1 घंटा 36 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 और ये 30 थे ना, 6 और 3 9 और 6, हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 मिनट। मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 60 मतलब 1 घंटा और 36 और 6 36 मिनट। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, 1 घंटा 36 मिनट का टाइम लगता है टंकी को भरने में। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है, बस हमें समझना क्या है, क्वेश्चन का लॉजिक को समझना है। और अगर क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए, देखा ना आपने ये क्वेश्चन कितना आसान था। तो बस हमें मेन जो होता है ना, इस पे ध्यान देना पड़ता है, मतलब इसको जमाना, एक छोटी सी सारणी बनाकर हमको इसमें जमाना पड़ता है। और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे थे, प्रत्यक्ष अनुपात जब कर रहे थे तो उसके अंदर हम इन दोनों का अनुपात ले रहे थे, लेकिन जब हम प्रतिलोम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो देखो यहां पर हम लोगों ने गुणा कर दिया इन दोनों को, और एक का मान निकाल लूंगा तो वो आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं, मतलब एक छात्रावास है, उस छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं और उनके भोजन की सामग्री 20 दिन की पर्याप्त है। मतलब मान के चलिए कि एक हॉस्टल है, उसमें छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या 100 है। अब भाई 100 छात्र हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जो उनके पास जो भोजन सामग्री है वो कितनी है, भोजन सामग्री
वो है उनकी 20 दिन में चल जाएगी। मतलब ये जो 100 विद्यार्थी हैं वो क्या करेंगे, 100 दिन, मतलब जो 100 विद्यार्थी हैं वो 20 दिन में सुबह शाम का खाना नाश्ता वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मतलब 20 दिन उनका खाना आराम से चल जाएगा। अब बजट गड़बड़ाता कब है? बजट जब गड़बड़ाता है अगर हमारे 100 से अगर ऊपर लोग निकल जाएं, मतलब अगर हमारे घर में 100 लोग से ज्यादा 20 लोग आ गए, 10 लोग आ गए या 5 लोग भी आ गए, तो अब आपको लगता है कि हमारा जो खाना है वो 20 दिन चल पाएगा? नहीं चलेगा ना। क्या होगा, हमारा जो खाना है वो कम दिन चलेगा, चलेगा ना। मतलब अगर मैं यहां संख्या बढ़ाऊंगा तो मेरा जो खाने मेरे पास जितने दिन हैं वो तो मेरे पास कम हो जाएंगे ना। तो बस यही लॉजिक है और इसको समझना है। तो देखिए यहां पर क्या है, यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाए, मतलब ये 100 में 25 विद्यार्थी और आ जाए तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 125। तो भाई अब क्या होगा, आपको लग रहा है 20 दिन भोजन चलेगा? नहीं चलेगा ना। हो सकता है ये भोजन अब 15 दिन चले, हो सकता है ये भोजन या तो 14 दिन चले। मतलब हमको कहीं ना कहीं इसमें कमी आएगी। मतलब अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये कम होगा। यही तो लॉजिक है और इसको ही आपको समझना है। तो बस अब हमें करना क्या है, हमें अपना वही एक छोटी सी सारणी बनाना है, कोष्ठक बनाना है और उसको हमको क्वेश्चन को रखना है और देखते हैं कितने दिन हमारा खाना बचेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हल पे और लिखेंगे माना भोजन सामग्री x दिन चलेगी। माना भोजन सामग्री x दिन चलेगी। ठीक है ना, माना भोजन सामग्री x दिन चलेगी। तो हम लिखेंगे यहां पर छात्रों की या विद्यार्थियों की संख्या, यहां लिखेंगे हम विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। और यहां लिखेंगे सामग्री, भोजन सामग्री, यहां लिखेंगे भोजन सामग्री। ठीक है, भोजन सामग्री है ना, भोजन सामग्री या दिनों की संख्या। या आप एक काम ऐसा करो, यहां पर विद्यार्थियों की संख्या तो हो गई, अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं दिनों की संख्या। ठीक है ना, ऐसा लिख लो यहां पे दिनों की संख्या, यहां आ जाएगा दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। ये चीज यहां से आपको समझने में क्लियर हो जाएगी। चलिए अब क्या करते हैं यहां पर, अब देखिए यहां पर सबसे पहले जो विद्यार्थियों की जो संख्या है, ठीक है ना, जो विद्यार्थियों की जो संख्या है वो जब 100 थी तो भोजन कितने दिन चल रहा था? दिनों की संख्या कितनी थी? 20। ठीक है ना। अब अगर इनने बोला है कि इस समूह में 25 और जुड़ जाएं, मतलब 100 में 25 जोड़ दूंगा कितने हो जाएंगे? 125। तो अब भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? वो x दिन चलेगी। अब हो गया। अब भाई ये कौन सा अनुपात है? ये हमारा प्रतिलोम समानुपात है। तो चलिए यहां हो जाएगा 100 × 20 बराबर 125 गुणा x। तो 125 को नीचे ले आइए, तो 100 × 20 बराबर 125 बराबर x। चलिए 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो x बराबर 4 चौको 16, तो x बराबर 16 दिन। आया समझ में? तो भाई यहां पर हमारी जो भोजन सामग्री है हम लिखेंगे अतः भोजन सामग्री 16 दिन चलेगी। ठीक है ना। देखिए क्या किया था, क्वेश्चन का लॉजिक समझा, क्वेश्चन के लॉजिक समझने के बाद हमने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया और हमने ये जाना कि ये कौन सा अनुपात है। तो देखिए माना भोजन सामग्री x दिन चलेगी, है ना। अब उसके बाद हमने यहां पर विद्यार्थियों की संख्या लिखी, विद्यार्थियों की संख्या 100 थी, और जब विद्यार्थियों की संख्या 100 थी तो हमारे पास भोजन कितने दिन चल रहा था? 20 दिन चल रहा था। अब मैंने क्या बोला, बजट गड़बड़ा था कब है? जब हमारे पास 125 लोग हो जाएंगे। अब 125 लोग हो गए तो भोजन कितने दिन चलेगा? भाई कितने दिन भी चले,
पर वो 20 दिन से तो कम ही चलेगा ना। तो बस यहां पर हम लोगों ने क्या करा, हमारा जो प्रतिलोम समानुपात है उसको हमने जाना और उसके बाद हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 125 को नीचे लेके आ गया और फिर क्या किया आप तो जानते हैं ना, बस सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 16 दिन। तो बस इसी तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, बने रहो। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करना है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और आपको भी करने में बहुत मजा आएगा। तो कहीं जाइएगा नहीं, बस क्वेश्चन को देखते रहिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके लॉजिक को समझना और फिर देखना कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं। देखिए यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, 15 श्रमिक हैं, श्रमिक मतलब मजदूर, ठीक है ना। अगर 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, तो यदि इस कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। देखिए अब यहां पर एक चीज, 15 श्रमिक हैं, समझना है ना, 15 श्रमिक हैं, 15 श्रमिक हैं। अब भाई 15 जो श्रमिक हैं वो अगर मिलके अगर कोई दीवार को 48 घंटे में पूरा कर रहे हैं, 48 घंटे में पूरा कर रहे हैं, तो मेरे से बोला है कि 30 घंटे में अगर ये काम 30 घंटे में पूरा करना हो तो कितने श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहां पर लॉजिक समझना, यहां पे मैं घंटे कम कर रहा हूं तो यहां पे श्रमिकों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, श्रमिकों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। आया समझ में, मतलब अगर घंटे कम करूंगा तो श्रमिकों की संख्या को बढ़ाऊंगा। जाहिर सी बात है कि लॉजिक है। लॉजिक क्या है, आप एक एग्जांपल देखो, अगर आपके घर में कोई काम होना है तो आपके घर में अगर कोई काम होना है तो आप उसको जल्दी करवाना चाहते हो तो नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दो अपने घर में तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम रहेंगे तो वही काम कितने दिन में होगा, कम ज्यादा दिनों में होगा ना। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। तो बस इसके अंदर यही है, अगर मेरे को 30 घंटे में काम कराना है ना तो अपने नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब श्रमिकों की संख्या भी तो बढ़ाना पड़ेगी। तो जल्दी बताइए कौन सा अनुपात है। जी हां, यह हमारा प्रतिलोम समानुपात है। तो बस देरी किस बात की, अब हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। हमने इतना जान लिया कौन सा अनुपात है, तो बस अब हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आते हैं हल और लिखते हैं क्या, माना x श्रमिकों की आवश्यकता होगी। हम लिखेंगे माना x श्रमिकों की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे श्रमिकों की संख्या, वही हमारा जो ब्रैकेट बनाते हैं या कोष्ठक बनाते हैं, तो यहां लिखेंगे श्रमिकों की संख्या, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे नीचे दीवार बनाने में समय, दीवार बनाने में समय घंटों में, दीवार बनाने में समय आप ऐसा लिख दीजिएगा घंटों में, ठीक है ना। तो उससे ये चीज समझ में आ जाएगी। चलिए अब उसके बाद हम लोग यहां पर समझते हैं क्या करना है। समझ तो लिया है, बस अब हमें क्या करना है, उसकी वैल्यूज को रखना है। तो श्रमिकों की संख्या जब 15 थी तो काम कितने दिनों में हो रहा था, 48 घंटों में। अब अगर वही काम अगर आपका 30 घंटों में पूरा होना है तो श्रमिकों की संख्या x की जरूरत पड़ेगी। बस क्या करना है, आपस में गुणा कर दो। तो 15 गुणा 48 बराबर x गुणा 30। बस 30 को नीचे लेके आ जाइए, तो 15 गुणा 48 बटे में 30 बराबर x, ठीक है। चलिए तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो x बराबर कितना हो गया, 24 श्रमिक। मतलब अगर मैं मजदूरों की संख्या बढ़ा दूंगा तो मेरा काम भी कम घंटों में हो जाएगा, मतलब 30 घंटों में मेरा काम हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने हम कैसे समझते हैं, किस तरह से अपने अनुपात को समझते हैं, कौन सा अनुपात है ये, वो सारी चीजों को ध्यान में रख के अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो बस यही तो लॉजिक के क्वेश्चन में आपको भी वही समझना है और अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो बस एंड में क्या लिखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं क्या लिखेंगे एंड में, अतः हमें
24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। हल में लिखेंगे अतः हमें 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। बस यही चीज हमें क्वेश्चनों में करना है और अपने क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेना है। तो बने रहिए मेरे साथ, एक एक क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग करेंगे और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व भी करेंगे। तो आए अपने अगले क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अब देखिए, यहां हमारी अब आ जाती है 13.1 प्रश्नावली। अब इसके अंदर हमें यह बताना है कि कौन सा हमारा प्रत्यक्ष समानुपात है और कौन सा हमारा क्या है, व्युत्क्रम समानुपात है, मतलब प्रतिलोम समानुपात है। तो चलिए अब उसको हम लोग पूरा देखते हैं, समझते हैं। यहां लिखा है कौन सा अनुपात प्रतिलोम अनुपात है या व्युत्क्रम अनुपात है। चलिए, है ना, अब यहां पर हम लोग समझते हैं और एक एक चीजों को पढ़ते हैं। यहां लिखा है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। देखिए अब ये कौन से अनुपात में जाएगा, ये हमारा जो जाएगा वो हम लोग समझ के बताएंगे। देखिए अगर वही बात है कि अगर एक काम, अगर चार मजदूर हैं, अगर एक काम को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना, 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो अगर मैं मजदूरों की संख्या बढ़ा दूं, ये डायरेक्ट डबल कर दूं, मजदूरों की संख्या अगर 8 हो गई, मजदूरों की संख्या अगर 8 हो गई या चलो 6 हो गई, 6 मजदूर हो गए, तब उस काम को कितने दिन में हो जाएंगे, वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है 2 दिन में कंप्लीट हो जाए या हो सकता है आधे दिन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, आधे दिन में कंप्लीट हो जाए। तो मतलब काम करने का जो मतलब मजदूरों की संख्या पे डिपेंड करता है काम करने में लगा समय। तो ये कौन सा अनुपात है हमारा, ये अनुपात हमारा हो गया प्रतिलोम अनुपात। कौन सा हो गया, प्रतिलोम होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं मजदूर बढ़ा दूंगा तो काम कम हो जाएगा, मजदूर कम कर दूंगा तो काम बढ़ जाएगा। यही तो लॉजिक है भैया, और क्या है। चलिए अगला आता है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय की गई दूरी। एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय की गई दूरी। देखो अगर कोई यात्रा करते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम एक समान चाल से चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर जितना समय, मतलब हम जितना समय लग रहा है तो दूरी भी तो उतनी लगेगी। मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम यहां से चलिए शिमला जा रहे हैं, हम यहां से अगर शिमला जाएंगे, खैर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे शिमला यहां से 1000 किलोमीटर दूर है, तो ये समझ लीजिए कि जितना किलोमीटर होगा तो वहां पर जाने तक का समय भी उतना लगेगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत मतलब एक लॉजिकल बात बता रहा हूं मैं, कि अगर आपके घर से कोई भी चीज 1 घंटे की दूरी पे, तो आप ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपके घर से कोई भी चीज है या कोई भी शहर है, वो अगर 500 किलोमीटर दूर है, तो आपको कम से कम वहां पहुंचने में कम से कम 8 से 10 घंटे तो लगेंगे। तो ये कौन सा अनुपात है, ये आपका कौन सा है, प्रत्यक्ष समानुपात। कौन सा है, प्रत्यक्ष समानुपात, ठीक है। बस यही लॉजिक हमें पकड़ना है। अब क्या दिया है, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। देखिए अगर इसको समझिए कि खेती की गई भूमि और क्षेत्रफल और काटी गई फसल। अब एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि अगर मैं 1 एकड़ में खेती कर रहा हूं, तो मान के चलिए कि मेरी जो फसल निकल रही है, सपोज करिए 1 एकड़ में खेती कर रहा हूं, तो मेरी जो फसल निकल रही है वो 1 कुंटल निकल रही है। 2 एकड़ में खेती कर रहा हूं तो 2 कुंटल निकल रही है। 3 एकड़ में कर रहा हूं तो 3 एकड़ निकल रही है। मतलब मैं खेती का एकड़ बढ़ाते जा रहा हूं, तो मेरी जो फसल है वो भी तो बढ़ती जा रही है, फसलों का मतलब जो उत्पादन है वो भी तो बढ़ता जा रहा है। तो ये भी कौन सा है, ये भी तो प्रत्यक्ष समानुपात है। आया समझ में लॉजिक। मतलब अगर एक बढ़ाऊंगा, खेती की जगह बढ़ाता जाऊंगा, तो मेरी फसल का जो उत्पादन है वो भी तो बढ़ता जाएगा, दोनों बढ़ रहे हैं ना। तो बस यही लॉजिक है। अब क्या है, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। अब देखो
एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। अब इसको समझना। अब देखिए, अगर मान के चलिए यहां से कोई भी चीज अगर मुझे क्या करना है, अगर मैं देखिए 20 की स्पीड से चल रहा हूं, मान के चलिए मैं 20 की स्पीड से चल रहा हूं, ठीक है, मेरी स्पीड कितनी है 20 की, तो मैं कोई भी जगह पर पहुंचूंगा तो मुझे 1 घंटा लगेगा। मान के चलिए अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी, अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी, मैं 60 की स्पीड पे आ गया, अब मैंने स्पीड बढ़ा दी तो मैं यहां पर 15 मिनट पे पहुंच जाऊंगा ना। तो क्या हो रहा है, स्पीड कम करने पे टाइम ज्यादा लग रहा है और स्पीड बढ़ाने पे टाइम कम लग रहा है। तो ये कौन सा अनुपात हो गया हमारा, ये हमारा हो गया प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, प्रतिलोम समानुपात। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है, अगला दिया है कि किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। अब देखिए देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो भूमि का क्षेत्रफल भी तो खत्म होता जा रहा है ना धीरे धीरे। आप जिस शहर में आप रहते हो, आप एक एनालाइज करिए कि आपके यहां पर अगर पहले आप कहीं नहीं थे, मतलब जहां आप रह रहे थे आप देखते होंगे कि आबादी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई जो भूमि का जो क्षेत्रफल है वो कम होता गया ना। मतलब आबादी बढ़ती जा रही है और भूमि का जो क्षेत्रफल है वो कम होता जा रहा है ना। तो कौन सा अनुपात है जल्दी बताओ, सुनाई देना चाहिए। अरे भाई ये भी तो प्रतिलोम अनुपात है ना। तो बस यही चीजें हमको अपने आंसर में देना थी और उसके बाद यहां पर हमको उन सारी चीजों के आंसर तर्क पे देने थे कि ये क्यों है कैसे हैं। तो मैंने आपको सारी चीजें बताई, आप भी अपने लाइफ में ऐसे सारे क्वेश्चन समझिएगा और देखिएगा, बहुत आसान है इनको समझना। तो चलिए आइए अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जाती है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्याओं के अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है। यही तो सही समझना है। तो चलिए देखिए, अगर एक ही विजेता है, अगर विजेता एक ही है तो 1 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे, तो कोई बात ही नहीं। अब अगर लेकिन विजेता की संख्या अगर बढ़ जाती है, विजेता 2 हो जाते हैं, 1 से 2 हो गए, तो ये इनाम की राशि 2 लोगों में बढ़ गई, कितनी हो गई 50-50 हजार हो गई। तो सीधा समझ में आ रहा है कि अगर 1 लाख रुपए जो हैं, अगर मैं एक जितने विजेता अगर बढ़ जाते हैं तो मेरी इनाम की राशि 1 लाख से कम 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 होकर इतनी कहां बचेगी, 20 विजेताओं पे आकर ये मेरी इनाम राशि कहां बचेगी, हो सकता है 5,000 बचे। तो इसलिए हमारे अगर यहां पर विजेताओं की संख्या बढ़ रही है तो इनाम राशि धीरे धीरे कम हो रही है। तो कौन सा अनुपात है, जी हां ये प्रतिलोम समानुपात है, जिसको हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो बस देरी किस बात की, अब हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 1 लाख को हमको मतलब 4 से इसको हमको 4 से भाग दे देना है, 1 लाख को हमको 5 से भाग देना है, 8 से भाग दे देना है, 10 से भाग दे देना है और 20 से भाग दे देना है। बस जो जो आंसर आएगा वो आप लोग यहां पर फिल करते जाइए, आपका आंसर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर विजेताओं की संख्या, पुरस्कार की राशि और विजेताओं की संख्या, है ना। यहां पर हम लिखेंगे जैसे पुरस्कार की राशि कितनी है 1 लाख, पुरस्कार की राशि, प्रत्येक पुरस्कार की राशि बटा विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या, है ना। तो भाई पुरस्कार की राशि हमारी कितनी थी 1 लाख रुपए, ठीक है। अब यहां पे विजेता की संख्या कितनी है 4, भाग दे देंगे, तो भाई भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, अब आप भाग दे दें तो यहां हो जाएगा 1 2 3 4 5, चलिए तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितने बचे 3, 25,000। चलो यहां पे लिख लेंगे हम 25,000, ये हो गया 25,000,
ठीक है ना। चलिए अब अगर इनाम की राशि अगर 5 हो गई तो 5 दूनी 10, तो कितनी हो जाएगी 20,000। ठीक है। अब इनाम की राशि अगर 8 है, वही इनाम की राशि मतलब 8 लोगों में अगर बट रही है तो कितनी हो जाएगी, तो इसको भी करके देख लीजिए। तो 20,000 से देखो यहां पर 1,50,000, फिर 25,000, फिर 20,000, फिर अब देखो हम लोग इसको करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 है ना, 3 और 2 5 और 8 से करेंगे तो 8 एकम 8, 2 आया, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो कितनी हो गई 12,500। ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां पर हम लोगों ने इनाम की राशि अगर कितनी कर दी, इनाम की राशि अगर वो 1 लाख, लेकिन बांटेंगे कितने लोगों में, 10 लोगों में बांटेंगे, तो 1 0 से 1 0 कितनी बची 10,000, है ना। और अगर इनाम की राशि अगर 1 लाख ही हो और वो बटेगी कितने लोगों में, 20 लोगों में, तो 1 0 से 1 0 हो गया और 2 पंजे 10, तो कितनी बची 5,000। तो देखिए यहां पर हमारी जो इनाम की राशि है अगर वो एक ही इंसान में बट रही है तो 1 लाख रुपए तो इसको मिल जाएंगे, बड़ा किस्मत वाला है। लेकिन अगर मैंने इनाम की राशि को 20 लोगों में बांट दिया तो बेचारी वो बट के 50,000, 25,000, 20,000, 12,500, 10,000 और 5,000 पे पहुंच जाएगी। तो क्या समझ में आया कि अगर इनाम में लोगों की संख्या बढ़ रही है तो बटने वाली राशियां क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सीधा सीधा लॉजिक है। यहां हमने इस क्वेश्चन को समझा और इस क्वेश्चन को समझ के हमने पूरा किया। आप इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो और अपना आंसर ला सकते हो। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया है, रहमान तिलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच के कोण बराबर हो। मतलब देखिए जैसे इसने यहां पर ये तीली लगाई, ये तीली लगाई, तो इनके बीच जो कोण बन रहे हैं वो 90 90 90 के बन रहे हैं। दिख रहा है आपको, ये 90 90 के बन रहे हैं, है ना। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है। ऐसे ही जब उसने तीलियों की संख्या बढ़ा दी तो यहां पर जो है वो संख्या क्या हो रही है, देखो तीली यूज करने पे जो कोण है और तीली ज्यादा यूज करने पे कोण और ज्यादा तीली यूज करने पे जो कोण है, यहां पर मैंने केवल 4 तीलों का यूज किया तो कोण कितना बन रहा है 90। मैं जब ज्यादा तीली का यूज करूंगा तो बनने वाला कोण कम हो जाएगा, और ज्यादा तीलियों का यूज करूंगा, ये जो है वो ताड़ियां हैं, ठीक है ना। गाड़ी जो है, गाड़ी का पहिया जो रिम होता है, आजकल तो रिम हो रहा है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं ताड़ियों की बात, ठीक है ना। ताड़ी, गाड़ियों में जो ताड़ी होती है ना, आपने देखना होगा, आप लोग साइकिल की भी जो ताड़ियां होती हैं, है ना, वो उसकी बात हो रही है। तो यहां पर अगर मैं ताड़ियां बढ़ा दूंगा तो इनके बीच बनने वाला जो कोण होगा वो कम हो जाएगा। अगर और ताड़ियां बढ़ा दूंगा तो बनने वाला कोण और कम हो जाएगा। मतलब साइकिल या पहिए के बीच में ताड़ियों की संख्या बढ़ा रहा हूं तो बनने वाला कोण क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो यह हमारा एक जो हमारा प्रतिलोम समानुपात है ना, ये उसका एक उदाहरण है। तो चलिए आते हैं अपने इसके अगले क्वेश्चंस पे। क्या दिया हुआ है देखिए, यहां पर जो तीलियों या ताड़ियों की जो संख्या है अगर 4 है तो बनने वाला कोण कितना बन रहा है 90। अगर ताड़ियों की संख्या 6 है तो बनने वाला कोण कितना बन रहा है 60 बन रहा है। अब बात आती है कि जब ताड़ियों की संख्या 8 है, 10 है और 12 है तो बनने वाला कोण क्या होगा। तो देखिए यहां पे लॉजिक लगेगा। क्या लॉजिक लगेगा, ध्यान से समझेगा। हमारा जो पहिया है, अगर मैं बात करता हूं पहिया, तो पहिया कैसा होता है, गोल होता है ना, मतलब एक वृत्त समान होता है। तो वृत्त जो पूरा होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। आप लोग इतना तो हम लोगों ने पढ़ा ही, अपने प्रीवियस चैप्टर पे जाकर हमने पाई चार्ट पढ़ा है, हमने वृत्त के बारे में पढ़ा है। तो इतनी तो जानकारी अगर होगी ना हमको, तो ये जो है पहिया वो 360 डिग्री का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 से हम 8 को भाग देंगे, 10 को भाग देंगे और 12 को भाग देंगे, जिससे हमें यह पता पड़ जाएगा कि जब हम ताड़ियों को बढ़ा रहे हैं या तीलियों को बढ़ा रहे हैं तो बनने वाले जो कोण हैं वो क्या हो रहे हैं,
कम होते जा रहे हैं। तो चलिए हम ये 360 से हम लोग 8 को करेंगे, तो 360 से जब 8 को करेंगे तो 8 एकम 8 16 8 या 24 8 चौको 32। चलिए हम लोग कर देते हैं, डायरेक्ट भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 चौको 32 और 8 पंजे 40। तो बनने वाला कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का। ठीक है ना, चलिए ये 45 डिग्री का कोण बना। ठीक है, अब ये 45 डिग्री का कोण बना। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं 10 की, तो 360 बटा 10, तो 1 0 से 1 0 गया, तो बनने वाला कोण कितना हो गया? 36 डिग्री। और उसके बाद जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो 12 तिया 36, तो ये हो गया 30 डिग्री का। मतलब अगर मैं पहियों के बीच में ताड़ियों की संख्या या तीलियों की संख्या को बढ़ाता जा रहा हूं, तो मेरा बनने वाला कोण क्या हो रहे? कम होते जा रहे। जैसे 4 में 90, 6 पे 60, 8 पे 45, 10 पे 36 और 12 पे 30। तो बस यही हमें समझना था कि अगर तीलियों की या ताड़ियों की संख्या बढ़ रही है तो बनने वाला कोण भी तो कम हो रहा है। तो कौन सा अनुपात है? ये हमारा है प्रतिलोम समानुपात। तो बस अब हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उस क्वेश्चन के हमको आंसर देना है और हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जाना है। तो क्या दिया है? क्या तीलियों की संख्या क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है? तो जी हां है, हां लिख देंगे, हां है। उसके बाद क्या है? 15 तीलियों वाला एक पहिया के क्रमागत तीलियों की किसी युग्म का कोण परिकल्पित कीजिए। देखिए मतलब अब क्या है, यहां तक तो 12 थी, अब इसमें बोला है 15, मतलब 360 बटा 15। तो कर दीजिए भाग। तो 360 में जब 15 का भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा? 15 एकम 15 30, 15 तिया 45, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 चौको 60, तो कितना हो जाएगा? 24 डिग्री का कोण। मतलब क्या है? 15 तीली वाला एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकल्पित कीजिए। तो भाई देखिए 15 तीलियों वाला जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 24 डिग्री का बन रहा है। तो यहां पर हमने काय से किया? 360 से क्यों किया? क्योंकि हमारा पहिया क्या होता है? गोल होता है, और गोल है तो वो कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का वो कहलाता है कंप्लीट एंगल। तो चलिए यहां तक तो हमने कर लिया, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। स्टार्ट। देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो इसी का ही थर्ड पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया? यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि क्रमागत तीलियों की प्रत्येक युग्म के बीच का कोण। अब देखिए बीच का कोण अगर 40 है तो तीलियों की संख्या क्या होगी? तो देखिए इसको भी हम कर देते हैं, 360 बटा 40, तो 0 से 0 4 नमा की 36, तो तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो बस सभी चीजें आराम से निकाली जा सकती हैं और अपने क्वेश्चन को समझ के आंसर भी दिए जा सकते हैं। तो बने रहिए, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर बचे हुए हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी डब्बे की मिठाइयों को 24 बच्चों में बांटा जाए, मतलब अगर बच्चों को मिठाइयां बांटी जाए, यदि किसी डब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती हैं। मतलब मिठाई है ये, भाई मिठाई है ना, मुंह में पानी आ रहा होगा ना, तो ये है हमारी मिठाई। तो मिठाई खाने वाले बच्चे कितने हैं? 24 बच्चों में बांटा जाए, मिठाई को मैंने 24 बच्चों में बांट दिया, तो प्रत्येक बच्चों के हाथ में जो मिठाई आ रही है ना वो 5-5 आ रही है। ठीक है ना, मतलब मिठाई खाने वाले बच्चे कितने? 24। अब एक बच्चे को 5 मिठाई मिल रही है। आया समझ में? बोलो हाँ। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या बोला, यदि बच्चों की संख्या में 4 कमी कर दूं, मतलब 4 बच्चों को मैं बोल दूं चलो तुम्हें नहीं दे रहे, बच्चे कितने? 20 बच्चे। अब भाई 20 बच्चे अगर हो जाएंगे तो जो 20 बच्चों को हाथ में आने वाली मिठाई है वो तो 5 से तो ज्यादा मिलेगी ना। बोलो मिलेगी? भाई देखो 24 बच्चों को तो 5-5 मिठाई मिल रही थी, लेकिन अगर मैंने 24 से कम करके 20 कर दिए तो बच्चों को मिठाइयां तो कम मिलेगी ना। हो सकता है 6 मिल जाए, हो सकता है 7 मिल जाए। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं बच्चे कम कर रहा हूं तो मिठाई मिलने वाली संख्या भी तो ज्यादा हो रही है। तो जल्दी बताओ कौन सा अनुपात है? यहां हमारा हो रहा है वही प्रतिलोम समानुपात। तो बस क्या करना है, हमें अपने क्वेश्चन में इसको अरेंज करना है। तो हम लिखेंगे, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी? हम लिखेंगे हल
हम लिखेंगे माना प्रत्येक बच्चे को एक्स मिठाई मिलेगी। ठीक है, एक्स मिठाई मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको अपने जो बनाएंगे सारणी उसके अंदर इसको जमाएंगे। ठीक है, चलो अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों की संख्या और मिठाइयों की संख्या। ठीक है ना, हम लिखेंगे यहां पर बच्चों की संख्या और मिठाइयों की संख्या। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यह लिखेंगे बच्चों की संख्या और मिठाइयों की संख्या। चलिए अब क्या करेंगे, हमारा ये तैयार कर लेंगे फॉर्मेट। अब उसके हिसाब से हमारे क्वेश्चन को हम लोग जमाएंगे। देखिए, बच्चों की संख्या मतलब जब बच्चे 24 थे तो बच्चों को मिठाई कितनी मिल रही थी, 5-5। अब बोला है कि 24 में से 4 बच्चे कम कर दो, है ना, 4 बच्चों की संख्या को कम कर दो, तो मिलने वाली मिठाइयों की संख्या यहां हमने x मान ली थी। अब क्या करेंगे, अब केवल सॉल्व करना है। कौन सा अनुपात है, ये भी हमारा कौन सा है, यह है, जल्दी बताओ, प्रतिलोम समानुपात है। तो बस स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हो जाएगा 24 गुणा 5 बराबर 20 गुणा x। 20 नीचे आ जाएगा, तो 24 गुणा 5 बराबर x और नीचे 20। ठीक है ना, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं भाई। 5 एकम 5, 5 चौको 20, 4 छक्का 24, तो x बराबर कितना हो गया, 6। मतलब जब 24 बच्चे थे तो 5-5 मिठाई हाथ में आ रही थी। अब जब 20 बच्चे हो गए तो 6-6 मिठाई हाथ में आ रही है। तो हम लिखेंगे अतः बच्चों को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या क्या है, 6 है। प्रत्येक बच्चे को 6-6 मिठाइयां मिलेगी, बढ़िया मजा आ जाएगा बच्चों को। भाई 4 बच्चे कम हो गए, 20 बच्चे तो 5 की जगह 6-6 हाथ में आ रही है, बच्चों को मजा आ जाएगा मिठाई खाने में। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इस क्वेश्चन में जो दिया था वो हमने पूरा कर लिया। और एक एक क्वेश्चन में हम लोगों ने रीजन भी दिया कि भाई ये क्यों गया, हमारा प्रतिलोम समानुपात में क्यों गया, उसका हमने रीजन भी दिया। तो बस देखते रहिए, बने रहिए, और कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना, बड़ा मजा आएगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। भाई देखो, पशुशाला, चलिए कोई भी पशुशाला जिसमें पशु हैं, और किसान क्या कर रहा है, उसके पास 20 पशु हैं और उनके 6 दिन के खाने के लिए पर्याप्त भोजन है कि भाई ये 20 पशु हैं, वो 6 दिन में आराम से अपना खाना खा सकते हैं सुबह शाम का। अब क्या है, यदि पशुओं की संख्या में 10 पशु और आ जाएं, अब 10 पशु और आ गए तो भाई अब ये 6 दिन तो नहीं चल पाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे संख्या बढ़ गई तो जो दिन है खाने के लिए वो तो कम हो जाएंगे ना। तो यही लॉजिक है। कौन सा अनुपात है, ये भी हमारा प्रतिलोम समानुपात है। तो चलिए यहां पर सीधे से हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग अरेंज करने के लिए लिखेंगे। तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा, हम लिखेंगे हल, यह भोजन, माना यह भोजन x दिन तक पर्याप्त रहेगा। तो चलिए अब हम फिर से वही अपना फॉर्मेट तैयार करते हैं, और फॉर्मेट तैयार करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम लिखेंगे पशुओं की संख्या और नीचे लिखेंगे भोजन,
या ऐसा लिख देंगे दिनों की संख्या, ऐसा लिख लो दिनों की संख्या। दिनों की संख्या मतलब कितने दिन चलेगा, कितने दिन मतलब वो दिनों की संख्या से हमने बता दिया, है ना। चलिए अब यहां पर पशुओं की संख्या जब 20 थी तो भोजन कितने दिन चल रहा था, 6 दिन। अब उनने बोला पशुओं की संख्या बढ़ गई तो 20 से हो गए 30 हो गए, तो अब हमें ये नहीं पता, उसको हमने मान लिया x। तो चलिए कौन सा है ये हमारा प्रतिलोम समानुपात है। तो 20 इंटू 6 बराबर 30 इंटू एक्स। बस 30 को नीचे ले आओ, तो 20 इंटू 6 बटा 30 बराबर x। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर 2 दूनी 4। चलिए अगर 10 पशु और बढ़ जाते हैं तो चलने वाले भोजन के जो दिन हैं वो कितने हैं, 4। हम लिखेंगे अतः यह भोजन 4 दिन पर्याप्त रहेगा। हम लिखेंगे अतः यह भोजन 4 दिन पर्याप्त रहेगा। तो बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है, करने में भी बहुत मजा आ रहा है। बस हमको क्या ध्यान रखना है, हमको लॉजिक समझना है, फॉर्मेट समझना है और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो ये इस तरह से ही आप लोगों को भी क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपने फॉर्मेट को भी बहुत अच्छे से तैयार करना है, और आपको भी क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से अपने एक एक क्वेश्चन की तरफ जाना है और आंसर को जल्द से जल्द पकड़ना है। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, देखते आगे और कितने क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए आगे हैं, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जिस मंदिर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं, यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को समझ में आया। देखिए क्या है भाई, यहां पर बात हो रही है कि जो ठेकेदार है वो जिस मंदिर में तार लगाना चाह रहा है तो वो क्या है, मतलब पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर रहे हैं। यदि वह 3 के स्थान पे 4 कर दे, देखो यह है व्यक्ति, है ना, और यह है काम, समझना, ठीक है। व्यक्ति है 3, काम हो रहा है 4 दिन, ठीक है ना, 4 दिन लिख लो यहां पर, 4 दिन, ठीक है। तो 3 व्यक्ति हैं 4 दिन में काम कर रहे हैं। अब उनने बोला 3 की जगह आप 1 व्यक्ति और बढ़ा लो, तो यहां पे हो गए 4 व्यक्ति। तो हो सकता है ये जो काम है वो 4 दिन की अपेक्षा 3 दिन में हो जाए या 2 दिन में हो जाए। तो ये तो सॉल्व करने पे पता पड़ेगा, लेकिन यहां लॉजिक क्या समझ में आया, लॉजिक यहां पे ये पकड़ में आया कि यहां मैंने इंसान बढ़ा दिए तो काम कम हो जाएगा। आपके घर में भी अगर आपकी मम्मी काम करती है ना, तो आप लोग काम करते हो तो काम जल्दी हो जाता होगा, इसलिए सपोर्ट भी किया करो अपनी मम्मी का। क्या होता है, घर में अगर काम करते हैं तो सब लोग मिलके करते हैं तो क्या होता है, काम बट जाता है और काम जल्दी हो जाता है। और बेचारी मम्मी अगर अकेली लगी रहती है तो क्या होता है, काम देर से निपटता है, बेचारी थक जाती है। तो आप भी अगर उनकी मदद करोगे तो काम जल्दी हो जाएगा, निपट जाएगा, ताकि वो भी कुछ आराम कर पाएंगी। तो बस यही चीज है हमारे क्वेश्चन में भी, लॉजिक समझिएगा, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और क्या करना है इसमें देखते हैं। हम लिखेंगे तो ये कार्य करने में दिन में पूरा हो जाएगा, कितने दिन में पूरा हो जाएगा, हम लिखेंगे हल, माना यह कार्य x दिनों में या x दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए अब बनाते हैं वही हमारा फॉर्मेट जो उसकी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि इसी पे ही हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। चलिए हम लिखेंगे क्या, व्यक्तियों की संख्या, और नीचे लिखेंगे कहां पर, यहां लिखेंगे दिन, ठीक है, दिन लिख लो। अब यहां पर बात आती है कि व्यक्तियों की संख्या जब 3 थी तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 4 दिन में। अब इनने बोला है
कि तीन व्यक्ति, यदि 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति हो जाए, 3 के स्थान पे 4 व्यक्ति हो जाए, तो वो काम कितने दिन में होगा? तो बस सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 3 गुणा 4 और x गुणा 4, 4 को नीचे ले जाइए तो 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 बटा 4 बराबर x, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया? 3। मतलब अगर 3 व्यक्ति एक काम को 4 दिन में कर रहे हैं तो 4 व्यक्ति उसी काम को 3 दिन में खत्म कर लेंगे। तो बस यही बात है, और हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो यहां पर आ गया 3। और हम लोग लिख सकते हैं कि यह कार्य करने में 3 दिन, यह कार्य 3 दिन में पूरा हो जाएगा। तो यही क्वेश्चंस हैं, बड़े बढ़िया क्वेश्चन है। सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद इनके अंदर आपको जो भी लग रहा है, जो भी लॉजिक लग रहा है उसको समझिए, आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में यहां पर दिया है, समझना, बोतलों के एक बैच को 25 बॉक्स में रखा जाता है। बोतलों का एक बैच है, उनको 25 बॉक्स, मतलब बोतलों का बैच है, ठीक है, बोतलों का जो है बैच, उसको 25 बॉक्स में रखा जाता है। बॉक्स कितने हैं? जो बॉक्स हैं वो है 25, ठीक है। अब उसके बाद बोला है कि और प्रत्येक बॉक्स पे 12 बोतलें हैं। मतलब बोतलों के एक बैच को 25 बॉक्स पे रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें आती हैं। मतलब ये 25 बॉक्स हैं, ये 25 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 25 बॉक्स हैं, और प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें आती हैं, ठीक है, 12 बोतलें आती हैं। यदि इस बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में कितनी बोतलें आ जाएं? 20 बोतलें आ जाएं, 20 बोतलें आ जाएं, तो कितने बॉक्स भरे जाएंगे? देखिए, तो यहां पर क्या होगा, यदि मैं अंदर वाले जो 12 बोतलें की जगह 20 बोतलें अगर लाऊंगा, तो जाहिर सी बात है कि बॉक्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। मतलब अंदर में संख्या बढ़ाऊंगा तो ये जो 25 बॉक्स है वो तो कम हो जाएंगे ना। मतलब अगर मैं यहां पर 12 बोतलें बढ़ा दूंगा तो जाहिर सी बात है, अगर एक एग्जांपल एक हटके लेते हैं, मान के चलिए आपके घर की शिफ्टिंग हो रही है, आपने 10 कार्टून मंगाए और एक कार्टून के अंदर आप लोग क्या रख रहे हो? 10-10 सामान रख रहे हो। मान के चलिए आपके घर के अंदर ये आपने क्या करा, ऐसे बड़े बड़े 5 कार्टून मंगाए, चलिए ऐसे बड़े बड़े 5 कार्टून मंगाए आपके घर की पैकिंग में, ठीक है, ये 5 कार्टून हो गए। अब आपसे बोला है कि भाई आप इसके अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था करो, आप मतलब आपके घर के कार्टून में आपने क्या करा, 20-20 पूरा सामान आ गया, 20-20 सामान आ गया इसके अंदर। अब 20-20 सामान आ गया, अब आपने बोला यार अब 20-20 सामान हो गए, कार्टून बहुत ज्यादा हो गए, तो अब एक काम करो, 2 बॉक्स कम कर दो, 2 बॉक्स कम कर दो, और यहां इस बॉक्स में आप लोग सामान भर दो 40-40, तो 3 बॉक्स में काम हो गया। तो इसका मतलब यह है कि मैं क्या करूंगा, अगर अंदर सामान की संख्या बढ़ा रहा हूं तो मेरे बॉक्सेस कम हो गए ना। तो यही तो इसी लॉजिक है, यही लॉजिक हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिया है कि 12 की जगह मैं बोतलें क्या कर दूं, 12 की जगह यहां पर बोतल कितनी कर दूं, 20 बोतलें कर दूं, तो कितने बॉक्स भरे जाएंगे। बस सिंपल सा फॉर्मेट है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन में क्या लिखेंगे जल्दी बताइए। तो हम लोग वैसे ही लिखते हैं, तो कितने बॉक्स भरे जाएंगे, हम लिखेंगे माना x बॉक्स भरे जाएंगे, माना x बॉक्स भरे जाएंगे, चलिए x बॉक्स भरे जाएंगे, हल। तो हम लिखेंगे यहां पर बोतलों की संख्या, बॉक्स की संख्या, बॉक्स की संख्या और बोतलों की संख्या, बोतलों की संख्या, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, जब हमारे पास बॉक्स कितने थे, 25 बॉक्स थे, 25 बॉक्स थे, तो बोतलों की संख्या कितनी थी, 12। और लेकिन हमसे क्या बोला है कि अगर प्रत्येक बॉक्स में
बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में कितनी बोतलें आ जाए, 20 बॉक्स, तो बॉक्स की संख्या क्या होगी, उसको हमने ले लिया x। तो चलिए ये हमारा पूरा जम गया है। कौन सा अनुपात है, ये भी हमारा प्रतिलोम समानुपात है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां पे बोतलें बढ़ा रहा हूं तो बॉक्सेस मेरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ना। तो चलिए 25 गुणा 12 बराबर x गुणा 20, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 20 को नीचे लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 25 गुणा 12 बटा 20 बराबर x। चलिए 5 25, 5 चौको 20, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो कितना हो गया 5 तिया 15, x बराबर कितना हो गया 15। तो देखिए अगर मैं बॉक्स में बोतलों की संख्या 20 कर दूंगा तो मेरे को बॉक्स कितने लगेंगे, 15। यही लॉजिक था ना, बस आ गया समझ में। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है तो एक बार ऐसा तो बनता है ना कि यस आ गया क्वेश्चन समझ में। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। अब जो बचे क्वेश्चन है उनको भी तो सॉल्व करना है, तो बस जल्दी से अपने उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते तो करें सॉल्व। चलिए आगे आते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। देखिए क्वेश्चन का फिर से लॉजिक समझेगा कि एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाना है। दिन कितने हैं 63, और मशीनें कितनी हैं, मशीनें कितनी हैं 42। मतलब 63 दिन में मतलब 42 मशीनें काम करेंगी। लेकिन अगर मुझे वस्तुएं कितनी हैं, यहां पर 54 दिन अगर हो जाए तो मशीनें क्या होंगी। देखिए यहां पर दिन 63 थे तो 42 मशीन काम कर रही थी, अब यहां पर दिन मैंने कम कर दिए तो यहां पे मशीनों की संख्या भी तो ज्यादा हो जाएगी। यही तो लॉजिक है। बस अब यहां पर अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया तो आप अपने क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस ये कौन सा अनुपात है, ये भी हमारा प्रतिलोम समानुपात है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और अपने जो जैसा हम लोग फॉर्मेट जमाते हैं ना, उस फॉर्मेट में इसको रख के जल्द से जल्द इसका आंसर लेकर आ जाते हैं। देखिए समझने की बात है, क्वेश्चन को अगर आप समझ में आएगा तो आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं इसको ऐसा बताता हूं कि एक खिलाड़ी अगर क्रिकेट की 11 टीम की अगर जो जर्सी होती है उसको सिलाना है और आपके पास 2 दिन का टाइम है और आपके पास अगर 10 वर्कर हैं तो आप क्या करेंगे भाई, 10 वर्कर हैं वो 2 दिन में कर लेंगे। लेकिन अब क्या है, 10 मशीनों की जरूरत भी पड़ेगी। लेकिन अब आपने क्या बोला कि भाई हमको तो 1 दिन में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वर्कर्स बढ़ा देंगे, मशीन भी बढ़ा देंगे, तो वो काम 1 दिन में भी हो जाएगा। बट हुआ क्या, अगर मैंने यहां बढ़ाया तो मेरे दिन कम हो गए। तो बस यही लॉजिक हमको समझ में आना चाहिए। तो चलिए अपने क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, तो 54 दिन में बनने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। हल में आएंगे, हम लिखेंगे माना x मशीनों की आवश्यकता होगी, x मशीनों की आवश्यकता होगी। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम लिखेंगे मशीनों की संख्या, मशीनों की संख्या और नीचे लिखेंगे वस्तुएं, बनने वाली वस्तुएं, है ना, या फैक्ट्री कुछ वस्तुएं या कितने दिन में, है ना। देखिए मशीनों की संख्या तो हो गई। अब यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग जमाएंगे कि एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। तो हम लिखेंगे दिन, यहां पर लिखेंगे दिन, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हम ऐसा फॉर्मेट जमा लेते हैं। अब देखिए यहां पर दिए थे मशीन कितनी थी, 42 मशीन थी, तो दिन कितने थे 63, ठीक है ना। या वस्तुओं को बनाने में दिन ऐसा लिख लो,
वस्तुओं को बनाने में दिन, यहां आ जाएगा दिन। ठीक है, ये हो गया दिन। अब क्या है, वस्तुओं को बनाने में दिन। अब देखिए यहां पर क्या है कि 63 है तो 42 मशीन लग रही है, तो वस्तुएं कितनी हैं? अगर 54 वस्तुएं हैं तो कितनी मशीनें काम करेंगी? अब यहां पर हम लोग उसको x ले लिया। अब भाई ये कौन सा अनुपात है? ये तो प्रतिलोम समानुपात है ना। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, 42 गुणा 63 बराबर x गुणा 54। तो चलिए हम 54 को नीचे ले जाएंगे, तो 42 गुणा 63 और 54। चलिए कौन से पहाड़े में 42 भी आ जाता है, 54 भी आ जाता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो देखिए यहां पर आ जाएगा 6 7 42, 6 9 की 54 और 9 7 63, 7 7 49। तो x बराबर कितना हो गया, 49। x बराबर कितना हो गया, 49 मशीनें। ठीक है, कितनी मशीनों की जरूरत पड़ेगी? 49 मशीनों की। देखो मशीनों की संख्या बढ़ गई ना। अगर मैंने यहां पर क्या करा, वस्तुओं की संख्या कम कर दी, तो यहां पे मशीनें क्या हो गई, बढ़ गई। तो देखिए यही हमने क्या करा था, यही हमने लॉजिक लगाया था और अपने क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने के लिए यही चीज तो ध्यान में दी थी। तो आप लोग भी यही चीज ध्यान दो ना, अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करो और बस लॉजिक समझो। बट अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन कंबाइन कर दिए, मतलब प्रत्यक्ष समानुपात और जो हम लोग ये वाला समानुपात कर रहे हैं, कौन सा, व्युत्क्रमानुपाती जो कर रहे हैं, अगर आप लोगों को मैं क्वेश्चन कंबाइन करके दे दूं तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को देखकर कि ये कौन सा अनुपात है। तो बस यही चीजें हमको ध्यान में रखना है। तो ये बने रहिए और बस कुछ ही क्वेश्चन के हम लोग दूर हैं और हमारी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब दिया हुआ है एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा? तो चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर वो चल रही है, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, तो वो कितने घंटे में पहुंच रही है? 2 घंटे में, है ना। अब मैंने कार की स्पीड बढ़ा दी और 80 किलोमीटर प्रति घंटा चला रहा हूं, तो यहां पर अगर मैं इसको स्पीड को बढ़ा रहा हूं तो मेरी जो दूरी है, जो मतलब जो 2 घंटे की जगह हो सकता है मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊं, है ना। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, इसको ले लेंगे x, क्योंकि हमें नहीं पता, लेकिन 2 घंटे से तो कम ही पहुंचेंगे। आया समझ में भाई? जाहिर सी बात है कि अगर एक कार जो चल रही है, ये जो कार है वो चल रही है, तो यहां पर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 2 घंटे लग रहे हैं इसको पहुंचने में। लेकिन अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी तो यही कार जल्दी पहुंच जाएगी ना। तो बस कौन सा है, यही तो हमारा कौन सा है, प्रतिलोम समानुपात है। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को और इसके आंसर तक पहुंचते हैं। देखिए यहां दिया हुआ है कि उस कार को कितना समय लगेगा, तो हम लिखेंगे माना उस कार को x समय लगेगा। हल पे आते हैं। माना उस कार को x समय लगेगा, x समय लगेगा। चलिए तो अब हम लिखेंगे कार की चाल, कार की चाल प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा लिख लो, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और नीचे कितने लिखेंगे हम लोग, चलकर समय घंटों में, समय घंटों में। चलिए ये हो गया हमारा, जम गया। अब उसके बाद ये तो हमने पूरा जमा लिया। अब देखिए जब हमारी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी तो 2 घंटे में पहुंच रही थी। मैंने स्पीड बढ़ा दी,
80 की स्पीड कर दी कार, अब पता पड़ेगा कितने घंटे में पहुंचेगी। तो चलिए ये हो जाएगा 60 गुणा 2 बराबर 80 गुणा x, 80 को नीचे ले आइए तो कितना हो जाएगा 60 गुणा 2 बटा 80 बराबर x। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया 3 बटा 2, x बराबर हो गया 3 बटा 2। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। कैसे, 2 3, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 आ गया। तो हम लोग इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 1 यहां हो जाएगा 2, जो है यहां पर हमारा रहेगा कितना 1 बटा 2, 1, ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 1 सही 1 बटा 2, मतलब 1.5 मिनट, 1.5 घंटा, सॉरी 1.5 घंटा, मतलब कार को कितना लगेगा 1.5 घंटा यहां पर इसको पहुंचने का जो समय लगेगा। तो हम लिख सकते हैं 1.5 घंटा, है ना। तो हम लिखेंगे अतः उस कार को पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ये जो कार है ये चल चल के 80 की स्पीड में चली गई और 1.5 घंटे में पहुंच गई, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, 2 घंटे में पहुंच रही थी। अब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो कितने घंटे में, 1.5 घंटे में पहुंच रही है। तो बस हमारी लाइफ में भी हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो हम लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ से भी अंदाजा, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी इनका बहुत यूज है। और अगर आप लोग देखेंगे तो इन्हीं मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी आपका कैलकुलेशन भी आ जाएगा। तो देखा, यहां हमारा क्वेश्चन हो गया 9 कंप्लीट, बस 2 क्वेश्चन दूर हैं और हम अपनी एक्सरसाइज को खत्म कर लेंगे। तो बने रहिए, कहीं मत जाइए और जल्द से जल्द अपने एक्सरसाइज को खत्म करिए। तो आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है 2 हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, दोनों पॉइंटों को समझ के अपने आंसर को लाएंगे। चलिए, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। मतलब देखिए, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़की 3 दिन में लगा सकते हैं। कार्य प्रारंभ करने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो अब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा, पहला तो ये। दूसरा, एक ही दिन में खिड़कियां लगाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए, दोनों अलग अलग बात हो रही है। पहली बात हो रही है कि कार्य प्रारंभ करने से पहले एक व्यक्ति, देखो व्यक्ति कितने हैं, मैं आपको पहला वाला पॉइंट समझाता हूं। व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति कितने हैं, एक घर में 2 व्यक्ति हैं, काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 3 दिन में। अब बोला है कि एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, तो बचा कितना, 1। अब 1 कम हो गया तो काम तो बढ़ गया ना, काम बढ़ गया। अब काम बढ़ गया तो काम कितने दिन में खत्म होगा, 4 दिन में हो सकता है, 5 दिन में खत्म हो सकता है ना। ये लॉजिक समझ में आया, पहला वाला। और दूसरा क्या बोला है, एक ही दिन में खिड़कियां लगाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। भाई ये 3 खिड़कियां हैं और उसके बाद वो 3 दिन है। अब नई खिड़कियां लगाने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मजदूरों की संख्या बढ़ाना पड़ेगी ना, तो बढ़ेगा तो वहां पे काम कम हो जाएगा। तो दोनों यहां पर अलग अलग चीजें हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो पहला जो दिया हुआ है, हमें पहले वाले पॉइंट पे आते हैं। पहले वाले पॉइंट पे क्या दिया है कि अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा। हम लिखेंगे माना यह काम x दिन में पूरा हो पाएगा, x दिन में पूरा हो पाएगा, ठीक है ना, x दिन में पूरा हो पाएगा। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं क्या, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या और काम करने में लगा समय, है ना, ऐसा लिख लो, काम करने में लगा समय। काम करने में लगा समय, ऐसा लिख लो, ठीक है। तो ये हम इसको यहां पे जमाते हैं। देखिए, जब हमारा कितने व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति थे,
2 व्यक्ति थे, तो कार्य कितने दिन में हो रहा था? 3 दिन में। अब उसके बाद कार्य प्रारंभ करने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, मतलब बचा कितना व्यक्ति? 1 व्यक्ति। तो अब काम करने के लिए कितने दिन में हो पाएगा? तो यहां पर हमने इसको x ले लिया। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 और ये 1 गुणा x, तो 2 गुणा 3 बराबर x, तो x बराबर हो गया 6 दिन। कितना समय लगेगा? 6 दिन लगेगा। मतलब एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो काम करने का दिन डबल हो गया, तो यहां पर 6 दिन लग रहे हैं। इसको यहां पे आ जाएगा 6 दिन। क्या आ जाएगा? 6 दिन। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट। अच्छे से समझ में आया। अब सेकंड वाले को कंप्लीट करने के लिए मुझे जिस चीज की जरूरत है ना, मैं केवल उसको रखूंगा, बाकी हटा देंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से हटा देते हैं। अब देखिए सेकंड वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब यहां पे पूछ रहा है एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? हम लिखेंगे माना x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग क्या करेंगे? एक ही दिन में, तो दिन कितना है? एक दिन है। एक दिन में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या हमने x ले ली। तो चलिए अब क्या करेंगे? बहुत इजी है। 2 गुणा 3 बराबर x गुणा 1, तो 2 तिया 6 बराबर x। तो कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? 6 व्यक्ति। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 6। तो बस हमारा पहले का भी आंसर 6 है, दूसरे का भी आंसर 6 है, बस लेकिन फर्क है, ऐसा नहीं है कि ये 6 है तो ये भी 6। हमारी कंडीशन में डिपेंड किया। हमने जो कंडीशन दी उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और जो पूछा था उसका हमने आंसर दिया। तो आप लोगों को भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को समझिएगा और अपने आंसर को करिएगा। तो हमारा सेकंड वाला आंसर भी कितना आ जाएगा? यहां पर हम लिखेंगे 6 व्यक्ति, है ना? 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यहां पे 6 दिन, यहां पे 6 व्यक्ति। हो गया ना कितना आसान? तो बस कितनी दूर है अपने लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ? बस थोड़ी सी देर और हमारा ये वाला जो प्रश्नावली है 13.2 वो भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आगे आते हैं। देखिए यहां पर दिया है किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालखंड है। मतलब स्कूल के अंदर पीरियड होते हैं। जैसे हमारे स्कूल में पीरियड होते हैं तो भाई पहला घंटा लगता है गणित का, दूसरा हिंदी का, फिर इंग्लिश, फिर ऐसे ऐसे करके अब उस सब्जेक्ट की ड्यूरेशन होती है जिसको कहते हैं मिनट। 45 मिनट, मतलब पहला सब्जेक्ट लिया 45 मिनट, दूसरा भी 45, तीसरा भी 45, फिर बीच में लंच, फिर ऐसा ऐसा करके पूरे कितने होते हैं? 8 कालांश होते हैं, मतलब 8 पीरियड होते हैं। उसके बाद क्या बोला है? यह कल्पना करते हैं हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहे यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर 9 कालांश करते हैं तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा? देखिए जनरली जो स्कूल होते हैं वो सुबह 7:30 बजे से कब तक लगते हैं? 1:30 बजे तक। सब माना स्कूल का जो टाइमिंग होता है वो 7:30 से लेकर 1:30 बजे तक होता है और इसके अंदर जो कालांश लग रहे हैं वो 8 कालांश लग रहे हैं। ठीक है, 8 कालांश लग रहे हैं। अब मेरे से क्या बोल रहे हैं कि भाई इसी टाइमिंग के अंदर, मतलब क्या बोला है? स्कूल का कार्य उतना ही रहता है। अब मुझसे बोला है कि इसी टाइमिंग में ऐसा एडजस्ट करो, यहां पे लिखते 45 मिनट का, 45 मिनट। ठीक है, अब मुझसे बोला है कि आप इसी टाइमिंग में कुछ ऐसा सेट करो कि यहां पे कालांश कितने हो जाएं? 9 कालांश हो जाएं, 9 कालांश हो जाएं, पर टाइमिंग 7:30 से 1:30 ही रहना चाहिए। अब आप कैसे एडजस्ट करोगे? मतलब अगर मैं यहां कालांश बढ़ा रहा हूं तो मेरा टाइमिंग होगा वो कम होगा ना। ध्यान आया भाई? देखो 7:30 से 1:30 बजे तक हर कालखंड मेरा जो लग रहा है 45 मिनट का लग रहा है। तो मैं अगर यहां पे कालखंड बढ़ा रहा हूं तो उसका समय कम होगा ना, कम होगा, तभी तो उस टाइमिंग में एडजस्ट होगा। तो काय में जा रहा है? ये हमारा
प्रतिलोम समानुपात में जा रहा है। तो बस इतने समझदार तो हो ही गए हो ना आप। तो चलिए बस अब हम लोग उसको सेट करते हैं अपने वो जो फॉर्मेट होता है उसमें। तो हम लिखेंगे प्रत्येक कालांश में कितना समय होगा, हम लिखेंगे हल माना प्रत्येक कालांश में x समय होगा। प्रत्येक कालांश x समय का होगा, x समय का होगा। चलिए प्रत्येक कालांश x समय का होगा। चलिए अब हम बनाते हैं अपना फॉर्मेट, है ना। अब दो फॉर्मेट बनेंगे, सबसे पहले कालांश और उसकी अवधि, है ना। या लिखेंगे कालांश और उसकी अवधि। अवधि मतलब उसका टाइमिंग। तो कितने कालांश है, 8 कालांश है, कितनी 45 मिनट का हो रहा है। अब ये क्या बोल रहे हैं, कालांश बढ़ा दो, तो वो कितना हो जाएगा, इसको x ले लेते हैं, बस जम गया। बस अब सॉल्व करना है बस। तो यहां हो जाएगा 8 गुणा 45 बराबर 9 गुणा x, 9 गुणा x, ठीक है ना। अब 9 को इधर ले आते हैं, तो 8 गुणा 45 बटा 9 बराबर x, तो 9 पंजे 45 और 5 अट्ठे 40, तो x बराबर हो जाएगा 40 मिनट। मतलब कहने का मतलब अब ये हो गया कि 8 की जगह जब 9 कालांश हो गए तो मेरा टाइमिंग स्कूल का वही रहेगा, बट कालांश का जो है वो 40-40 मिनट के कालांश हो जाएंगे। तो बस इस तरह से हमारा एडजस्ट हो जाएगा और हमारा जो प्रश्नावली है 13.2 मतलब 13.2 वो भी खत्म हो गई। तो देखा आप लोगों ने, हमने जो दोनों अनुपात करे वो हमारा एक प्रत्यक्ष समानुपात और प्रतिलोम समानुपात, दोनों समानुपात हमने किए, दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और पूरी तरह से हमने देखा कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया है। बहुत अच्छे नॉलेज वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप लोग भी इसी तरह के क्वेश्चन करते जाइए। बस बहुत जल्दी हम आपके लिए वन शॉट रिवीजन लेकर आने वाले हैं, तो बने रहिए और देखते रहिए। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो पहले प्रश्नावली कंप्लीट करिए, पहले तो वो कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद वन शॉट रिवीजन भी देखिएगा ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। बने कैसे रहना है, हमारी वीडियो कैसे देख सकते हैं, क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस छोटी छोटी कुछ स्टेप्स का फॉलो करना है और आप हमारे वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। देखिए करना क्या है, सबसे पहले गूगल पे जाइए और मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप कर लीजिए। और जब आप टाइप कर लेंगे ना तो आप लोग पता है कहां पहुंच जाएंगे, आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर, क्योंकि जो यहां लिखा है ना वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हाँ, यहाँ 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री में है। यहां पर आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। जो भी वीडियो देखोगे आपको बस देखना है, अपनी पढ़ाई करना है। और हां, जैसा मैं प्रोसेस बता रहा हूं ना, सेम प्रोसेस सारे सब्जेक्ट को देखने के लिए आपको वही रहेगा। जैसे आप लोगों को यहां पर हमारी क्लास जो 8th 9th 10th 11th 12th और उसके बाद यहां पर आपको सारी क्लासेस दिखेंगी। और अभी जैसे हम क्लास 8 की बात कर रहे हैं और जब हम वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे ना तो हम लोग मैथ्स के एक पूरे पर्टिकुलरली विंडो में पहुंच जाएंगे। यहां पे मैथ्स में जितने भी आपको पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे आपको सिस्टमैटिकली दिखाई देंगे कुछ इस तरह से। यहां पर आपको जो भी अध्याय पढ़ना है बस आप उस पर क्लिक करो और वो सारे अध्याय आपके सामने एक बहुत अच्छी क्वालिटी में दिखाई देंगे कुछ इस तरह से। तो बस क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई करना है और अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम हैं आपके लिए। बट बने का रहना है, आपको बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।